ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोहित अभी भी अनिका की जा रही गाड़ी की ओर घूर कर देख रहा था। तभी चिराग मेहता रोहित के पास आकर धीमी आवाज में उससे कहने लगा, क्या आपको लगता है कि मिस अनिका कल आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आएंगी? रोहित ने गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए चिराग की ओर देखा। चिराग ने तुरंत ही बात संभालते हुए रोहित से कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि वह आर्यन बाबा को इतना पसंद करती है तो जरूर गिफ्ट लाएंगे। पर मैं आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता था कि अगर उन्होंने आर्यन बाबा का लिखा हुआ बर्थडे कार्ड मांग लिया तब क्या करेंगे? रोहित ने तो यूं ही झूठ मूठ अनिका से कह दिया था कि आर्यन रोहित के लिए बर्थडे कार्ड बनाने वाला था। इस बहाने से रोहित अनिका को अपने बर्थडे की खबर पहुंचाना चाहता था, मगर सच बात तो यह थी कि आर्यन ने कभी भी आज तक रोहित को उसके बर्थडे पर कोई गिफ्ट नहीं दी थी। ऐसे में चिराग मेहता की यह चिंता काफी हद तक सही भी थी। रोहित ने फिर से गुस्से में आंखें बड़ी करते हुए चिराग की ओर देखा और गाड़ी में बैठते हुए कहा, चलो अब घर चलते हैं। जब रोहित मारवा हाउस पहुंचा तो आर्यन डिनर के बाद अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। जहां आर्यन अपने हाथ पैर को हवा में जोर जोर से स्ट्रेच करते हुए अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक उसी के सामने रोहित आकर खड़ा हो जाता है और आर्यन से कहने लगा, इट्स माई बर्थडे टुमारो। यह सुनने के बाद भी आर्यन ने अपनी प्रैक्टिस नहीं रोकी और एक इमोशनल लेस चेहरा बनाते हुए आर्यन ने रोहित से कहा, ओह आई सी। आर्यन जिस तरह से अपने हाथ स्ट्रेच कर रहा था वो थोड़ी सी गलती कर रहा था, क्योंकि रोहित खुद मार्शल आर्ट सीखा हुआ था। रोहित ने आर्यन का हाथ पकड़कर उसे सही तरीके से अपने हाथ को मोड़ने का तरीका सिखाते हुए कहा, बस तुम्हें इतना ही कहना था और कुछ नहीं कहोगे तुम? आर्यन रोहित की इस बात पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। उसे लगा कि क्या रोहित यह एक्सपेक्ट कर रहा था कि वह आज ही उसे हैप्पी बर्थडे विश कर दे। आर्यन अपनी प्रैक्टिस बंद करके हैरानी से रोहित को देखने लगा। जब रोहित ने नोटिस किया कि आर्यन उसका इशारा नहीं समझ पा रहा था तो एक लंबी सांस छोड़ते हुए रोहित ने आर्यन से कहा, बाकी बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए बर्थडे कार्ड बनाते हैं, उन्हें बर्थडे विश करने के लिए उनके लिए कुछ सरप्राइज अरेंज करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। क्या तुम मेरे लिए एक बर्थडे कार्ड भी नहीं लिख सकते? रोहित को आर्यन ने कभी ऐसी बातें करते हुए नहीं देखा था। आर्यन ने अपने होंठ दबाते हुए रोहित से कहा, बट आई एम अ चाइल्ड, मैं यह नहीं करने वाला हूँ। रोहित की एप्लीकेशन को आर्यन ने बिना पढ़े ही रिजेक्ट कर दिया था। आर्यन के इस बिहेवियर से नाराज होकर रोहित आर्यन को बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। आर्यन ने अपनी प्रैक्टिस 10 मिनट बाद पूरी कर ली। पसीने से लथपथ आर्यन अपने बेडरूम की ओर चलने लगा। जैसे ही वह रोहित के वर्क टेबल के पास से गुजरा, उसने नोटिस किया कि रोहित अपने हाथों में स्केच पेन लेकर कार्ड पर कुछ लिख रहा था। रोहित यह सब कुछ इतनी सीरियसली कर रहा था कि उसने अपने टेबल से कुछ ही दूर खड़े आर्यन को भी नोटिस नहीं किया। आर्यन रोहित की ओर आगे बढ़ने लगा और फिर धीरे से पीछे से जाकर राइटिंग टेबल पर पड़े कार्ड में देखने लगा। आर्यन देखना चाहता था कि आखिर इतनी सीरियसली रोहित उस कार्ड में क्या लिख रहा था। आर्यन यह देखकर हैरान हो गया कि रोहित अपने लेफ्ट हैंड से कार्ड पर लिख रहा था। आज तक तो रोहित एक राइटली था, वो अचानक लेफ्टी कैसे हो गया? ये देखकर आर्यन को अपने डैड की मेंटल कंडीशन पर शक होने लगा था। रोहित अपने हाथों से एक ग्रीटिंग कार्ड पर हैप्पी बर्थडे डैडी लिख रहा था। ये देखकर आर्यन कंफ्यूज हो गया। रोहित की लिखावट इतनी बुरी थी कि पूरा का पूरा कार्ड बहुत ही सभी लग रहा था। आर्यन ने धीरे से अपनी डैडी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें पूछा, डैड, क्या आपको लगता है कि आपको किसी डॉक्टर की जरूरत है? अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर रोहित बिना कुछ कहे वो कार्ड लेकर वहां से चला गया। मल्होत्रा हाउस। जब अनिका मल्होत्रा हाउस वापस पहुंची तब अंजलि मामी घर पर नहीं थी। अनिका को अंजलि मामी की चिंता होने लगी थी। अनिका को लगा कि कहीं फिर से राजचंद्र परिवार में से किसी ने अंजलि मामी को कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की थी। अनिका ने अंजलि मामी को मैसेज लिखते हुए पूछा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? अंजलि मामी ने कुछ ही सेकंड में अनिका को रिप्लाई देते हुए लिखा, हाँ, बस मुझे कुछ काम है इसलिए बाहर आई हूँ, जल्दी घर आ जाऊंगी।
अंजलि मामी का यह मैसेज पढ़ते ही अनिका ने चैन की सांस ली और अपने बेडरूम में जाने लगी। रिया ने लाइव स्ट्रीम का एक और पड़ाव पार कर लिया था। अब वह लाइव स्ट्रीमर की टॉप 300 लिस्ट में शामिल हो चुकी थी। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो अगले 5 दिन में वो टॉप 10 लाइव स्ट्रीमर की लिस्ट में भी शामिल हो जाएगी। पर आने वाले कुछ दिन बेहद टफ होने वाले थे। रिया को अगले राउंड में नामचीन और एक्सपीरियंस लाइव स्ट्रीमर के साथ मुकाबला करना था। छोटी सी रिया इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। लाइव स्ट्रीम पर लोग ऑफ करते हुए उसने अपने फैन नानू को गुड बाय कहा। उसके बाद ब्रश करके वह सोने के लिए बेड पर चढ़ गई। जैसे ही रिया को नींद लगी, अनिका ने उठकर बगल के टेबल पर रखा अपना मोबाइल फोन उठाया। फिर अपने कानों में ईयरफोन लगाकर वह अपने मोबाइल से एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने लगी। यह वॉइस रिकॉर्डिंग अनिका की माँ की थी। अनिका की माँ स्वाति ने अनिका के लिए एक आखिरी ऑडियो मैसेज छोड़ा था, जिसे अनिका लगभग हर रात सोने से पहले सुनती थी। वॉइस रिकॉर्डिंग में स्वाति ने कहा था, अनिका बेटा, जब तक तुम यह वॉइस रिकॉर्डिंग सुनोगी तब तक शायद तुम्हारी मम्मी तुम्हारे आसपास नहीं रहेगी, मगर अपनी मम्मी की एक बात याद रखना, अपनी ताकत को कभी भी दूसरों पर जाहिर मत होने देना। तुम क्या कर सकती हो, तुम्हारे पास क्या क्या पावर है, यह सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए। जब तक तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो जाती कि अपना और अपने चहेतों का दूसरों से बचाव कर सको, तब तक तुम्हें जमीन से जुड़े रहना है। अपनी माँ की और एक बात जरूर याद रखना, अगर तुमने अपनी शक्तियों का और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों का ध्यान अपनी शक्तियों की ओर खींचा तो तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल में पड़ सकती है और तुम्हारे आसपास हमेशा खतरा बना रहेगा। इसलिए हमेशा जमीन से जुड़ी रहना। मेरी बच्ची, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। थोड़ी देर अपने मम्मी को याद करते हुए अनिका की आंखें कब भर आई, इस बात को उसे भी पता नहीं चला। फिर अपने कानों से ईयरफोन निकालते हुए अनिका ने फिर से फोन पास रखे टेबल पर रख दिया और रिया के पास आकर सो गई। अनिका ने अपना एक हाथ अपनी आंखों पर रखकर सोने की कोशिश की, मगर न जाने क्यों आज अनिका को रोज की तरह नींद नहीं आ रही थी। बार बार अनिका के सामने उस पर्दे के पीछे बैठे आदमी का ख्याल आ रहा था। व्हाइट सूट पहना वह आदमी न जाने क्यों अनिका के दिमाग से हट नहीं रहा था। अगले दिन सुबह करीब 10:30 बजे रिया की मीठी आवाज से अनिका की आंखें खुली। रिया को प्यार करते हुए अनिका ने रिया से कहा, माय स्वीट हार्ट, जाओ अब जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हम तुम्हारे पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने उनके घर जा रहे हैं। अनिका की यह बात सुनकर अपने दोनों हाथ जोर से हवा में उछालते हुए रिया ने चिल्लाकर अनिका से कहा, वाओ, क्या तुम सच कर रही हो मम्मी? रिया के सर पर हाथ घुमाते हुए अनिका ने भी रिया से कह दिया, मैं कभी झूठ बोलती हूँ क्या? अनिका का यह जवाब सुनकर रिया बेहद खुश हो गई। रिया को आज रोहित की बर्थडे पार्टी में ले जाने की अनिका के पास 2 वजह थी। एक, आखिर आज रिया के पापा का बर्थडे था और वह चाहती थी कि रिया उसके पापा के साथ सेलिब्रेट करे, और दूसरी वजह यह कि वह रिया को यह भी दिखाना चाहती थी कि उसका भाई बड़ों के साथ कितने आदर और विनम्रता के साथ पेश आता है। रिया भले ही काफी एक्साइटेड हो गई थी, मगर रिया बहुत समझदार थी। रिया ने शावर जाने से पहले अपनी मम्मा से पूछा, मम्मा, क्या मुझे आज अपना गेटअप बदलना पड़ेगा ताकि मुझे कोई पहचान न ले? आखिर मैं और आर्यन हम शकल है ना? रिया का यह सवाल सुनते ही अनिका बिल्कुल शांत हो गई। एक्साइटमेंट में अनिका के दिमाग से यह ख्याल पूरी तरह से निकल गया था कि रिया और आर्यन हम शकल थे, और अगर वह दोनों सामने आ गए तो सिचुएशन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और रोहित मारवा जैसे शक्तिशाली बिजनेसमैन से रिया को बचाना अनिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर अचानक अनिका के सामने रोहित मारवा का वह चेहरा आया जो उसने कल डिनर के वक्त देखा था। वह चोरी छुपके उसका ब्लश होना, उसकी आंखों की मासूमियत देखकर अनिका को लगा कि आखिर रोहित उतना बुरा नहीं है जितना मार्केट में लोग उसे विजुअलाइज करते हैं। आज अचानक ही अनिका को यह खतरा मोल लेने का मजा आने लगा था। कहीं न कहीं उसकी माँ की बातें अनिका के मन में घूम रही थी। वह जानना चाहती थी कि ऐसा कौन सा खतरा था जो अनिका के आसपास मंडरा रहा था। कहीं न कहीं अनिका को लग रहा था कि उसकी माँ की मौत और अनिका की प्रीमैरिटल प्रेगनेंसी के बीच जरूर कोई कनेक्शन था। अनिका इस बात की तह तक पहुंचना चाहती थी कि आखिर उसकी माँ की वह आखिरी रिकॉर्डिंग स्पीच में स्वाति अनिका से क्या कहना चाहती थी, और एक सवाल जिसका जवाब आज तक अनिका को नहीं मिला था। जब वह रोहित मारवा को प्रेगनेंसी के पहले कभी मिली ही नहीं थी, तो आखिर रोहित मारवा के बच्चे
उसकी कोख में आए तो कैसे। आज अनिका ने एक बार यह भी सोच लिया था कि वह रोहित को जाकर सब कुछ सच सच बता दे। शायद इस बात का जवाब रोहित के पास हो, मगर फिर उसे एक बात का ख्याल आता और वह डर जाती कि रोहित आर्यन की मां से नफरत करता था और वह उसे जान से मार देना चाहता था। इतने सारे ख्याल जब अनिका के दिमाग में एक साथ दौड़ने लगे, तब रिया ने अनिका का हाथ पकड़कर फिर से उसे पूछा, कहो न मम्मा, क्या मुझे आज गेटअप बदल कर जाना होगा क्या? अपने ख्यालों से बाहर निकलते हुए अनिका ने रिया से कहा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अनिका के मुंह से यह बात सुनते ही फिर से रिया ने अपने हाथ हवा में उछाल लिए और खुश होकर अनिका से कहने लगी, थैंक यू सो मच। मैं अभी यह बात आर्यन को बताती हूँ, उसकी फैमिली बहुत जल्द पूरी होने वाली है। जैसे ही रिया दौड़कर अपना फोन उठाने लगी, अनिका ने उन्हें रोकते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास अपने डैडी के लिए कोई बर्थडे प्रेजेंट है? अपने हाथ का फोन फिर से टेबल पर रखते हुए नन्ही रिया ने मुड़कर मम्मी की ओर देखा और बड़े ही इनोसेंटली कहा, क्या बड़े बच्चों से भी गिफ्ट एक्सपेक्ट करते हैं? मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं कैसे उनके लिए गिफ्ट ला सकती हूँ? रिया की इस बात पर अनिका हैरान हो गई। वो रिया जो हमेशा कहती थी कि वह कोई बच्ची नहीं है, आज जब गिफ्ट देने की बारी आई तो अचानक अपने आप को बच्ची कहने लगी। रिया की इस प्रेजेंट ऑफ माइंड पर कभी कभी अनिका को बहुत गर्व होता था तो कभी कभी ताजुब भी होता। तभी रिया के पास की चेयर पर खड़े होकर अनिका के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, डोंट वरी मम्मा, मैंने बहुत पहले ही डैड के लिए एक बर्थडे गिफ्ट तैयार कर रखी है। मैं उनके बर्थडे के दिन उनकी तारीफ करूंगी, एक गाना गाऊंगी जिसे सुनकर वह जरूर खुश हो जाएंगे, तुम देख लेना। नन्ही सी रिया की यह शैतानी भरी बातें सुनकर अनिका को हंसी आने लगी और फिर प्यार से रिया के पीछे एक हाथ मारते हुए अनिका ने रिया से कहा, अब जाओ और तैयार होकर आओ। तुम्हारी यह चाल सिर्फ अपनी मम्मा पर चल सकता है, तुम्हारे डैड पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। अब जाओ, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं नीचे तुम्हारे वेट करती हूँ। क्योंकि आज सैटरडे था, रिया की स्कूल में छुट्टी थी। श्रेया एक होटल में शिफ्ट हो गई थी जो उसके टीवी प्रोग्राम प्रोड्यूसर टीम ने उसके लिए बुक की थी और श्वेता फिर से प्रोड्यूसर टीम के साथ मल्होत्रा फार्मास्यूटिकल की लेबोरेटरी में बिजी हो गई थी। नानी माँ अपने कमरे में रोज की तरह सो रही थी और रोज की तरह क्रिस रात को घर वापस लौटा नहीं था। क्रिस के लिए घर वापस न लौटना एक बहुत ही आम बात होती थी। जब घर आता था तब ऐसा लगता था कि आज क्रिस ने कुछ अलग किया है, इसलिए पूरा का पूरा मल्होत्रा हाउस आज बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। जब अनिका नीचे हॉल में गई तब उसने देखा कि अंजलि मामी हॉल के सोफे पर बैठकर कुछ सोच रही थी। अनिका अंजलि मामी के पास आई और धीरे से उनसे पूछा, क्या हुआ अंजलि मामी, आप गहरी सोच में लग रही हैं। अंजलि मामी ने अपनी एक उंगली दोनों दांतों के बीच दबा कर रखी थी। अपने मुंह से उंगली निकालते हुए अंजलि मामी ने अनिका से कहा, बात यह है बेटा कि मीनाक्षी अपने पापा के घर वापस चली गई है। इस बात पर हैरान होते हुए अनिका अंजलि मामी के बगल में बैठते हुए और उनसे पूछने लगी, क्या यह सब कुछ इसलिए हुआ है कि उनके और पीयूष अंकल के बीच हमारी वजह से कोई कहासुनी हुई है? कल शाम की बात को लेकर परेशान अंजलि मामी ने अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखकर अनिका से कहा, कल जब तुमने मुझे मैसेज किया था तब मैं अपने भाई पीयूष राय चंद्र के घर गई थी। मेरे जाने से पहले मीनाक्षी ने रोते हुए पीयूष के सामने हंगामा मचा दिया था। तुम्हारी कंप्लेन करके मीनाक्षी ने पीयूष से कहा था कि तुम एक सरफिरी लड़की हो और मेरी हाजिरी में तुमने मीनाक्षी पर जोर जबरदस्ती किया है और यहाँ तक कि उसके साथ हाथापाई करके उसे एक थप्पड़ भी जड़ दिया। मीनाक्षी के मुंह से यह बात सुनकर पीयूष बहुत नाराज हो गया था। उसने कई सारे कॉल किए थे मुझे, मगर मैंने सोचा कि इस बात को फोन पर ना करते हुए अगर मैं पर्सनली जाकर उनको सारी सिचुएशन समझाऊं तो बेहतर होगा। इसलिए कल काफी सालों बाद मैं अपने भाई के घर उससे मिलने गई। उसे मिलने के बाद मैंने उनको समझाया कि तुमने मीनाक्षी के साथ जो कुछ भी किया वह किन हालत में किया। पीयूष इस बात से बिल्कुल अनजान था कि पहले मीनाक्षी ने मुझे थप्पड़ मारा था। जैसे ही पीयूष को इस बात का पता चला, पीयूष ने मीनाक्षी को डांटते हुए पूछा कि क्या यह सब सच था। जब मीनाक्षी की जबान सच बोलते हुए लड़खड़ाने लगी तब पीयूष का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर चला गया। पीयूष ने बहुत ही कम उम्र से हमारी फैमिली का बिजनेस संभाला है और उसके होते हुए हमारी काफी तरक्की भी हुई है। आज परिवार का नाम उच्च खानदान में लिया जाता है
तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरे भाई पीयूष रायचंद्र का है। पीयूष जितना मेहनती है उतना ही समझदार भी है, लोगों की रिस्पेक्ट भी करना जानता है और लोगों से बचने का तरीका भी उसे बखूबी आता है। बिना कारण वह गुस्सा नहीं करता, मगर एक बात जरूर है कि उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। कोई झूठ बोले या फिर कोई ऐसी बात कर दे जो एथिकली सही ना हो तो पीयूष तुरंत आग बबूला हो जाता है। जब पीयूष ने मीनाक्षी की आंखों में झूठ पड़ा तो उससे कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए उसने गुस्से में आकर मीनाक्षी से कह दिया कि तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे कह सकती हो। मगर बजाय इसके कि मीनाक्षी अपने किए पर शर्मिंदा हो या माफी मांगे, उल्टा वह पीयूष पर चिल्लाने लगी। वह पीयूष से कहने लगी कि हम इतने साल से शादी के बंधन में बंधे हैं, मगर आज भी तुझे मुझसे ज्यादा अपनी इस छोटी बहन पर विश्वास है। मैंने इस घर के लिए अपनी जिंदगी दी है और बदले में आज तुम मुझे क्या दे रहे हो मुझे पता है कि यह सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो। सिर्फ इसलिए ना क्योंकि तुम यह समझते हो कि रायचंद्र परिवार की औकात मेरे मायके यानी कि आहूजा परिवार से कहीं ज्यादा है, इसलिए तुम भाई बहन मिलकर मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हो। मैं सब जानती हूँ। ठीक है, तो अगर तुम अपनी इस बहन की बातों में आकर मेरी बेइज्जती कर सकते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ अपने घर हमेशा के लिए। यह कहकर मीनाक्षी घर से निकल गई। पीयूष ने मुझसे कहा कि मैं भी घर चली जाऊं। अभी मीनाक्षी का गुस्सा थोड़े दिनों में ठंडा हो जाएगा, उसके बाद वह मीनाक्षी के साथ बैठकर झगड़ा सुलझा लेगा। मगर मैं इस बात से परेशान हूँ अनिका कि पीयूष और मीनाक्षी 20 साल से एक दूसरे के साथ हैं। उन्हें एक बेटा है, बेटी है। हमारी वजह से कहीं उन लोगों की शादीशुदा जिंदगी में कोई ऐसी दरार न आ जाए जिसका भुगतान पूरे परिवार को करना पड़े। भले ही मीनाक्षी का व्यवहार अनिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मगर वह समझती थी कि अंजलि मामी की चिंता जायज थी। अंजलि मामी को सांत्वना देते हुए अनिका ने उनकी पीठ पर अपना एक हाथ देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अचानक अंजलि मामी की आंखों से आंसू निकलने लगे और उन्होंने अनिका से कहा, आज सुबह से पीयूष किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी है। मैंने जब उससे फोन करके बात करने की कोशिश की तब पता चला पीयूष अभी भी मीनाक्षी पर बहुत गुस्सा था। पीयूष ने मुझसे कहा है कि जब तक मीनाक्षी अपने किए की माफी नहीं मांगती उससे वह उसे वापस घर नहीं ले आएगा। अंजलि मामी एक बात नहीं समझ पा रही थी कि आखिर इतने साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद भी मीनाक्षी शांति से क्यों नहीं रह सकती थी। सब कुछ तो था उसके पास, प्यार करने वाला पति, नाम, पैसा, शोहरत, बच्चे। फिर उसकी जिंदगी में आखिर किस बात की कमी थी जो हमेशा उसे अंजलि मामी की इंसल्ट करने के बाद ही खुशी मिलती थी। अंजलि मामी यह सब कुछ सोच ही रही थी कि मीनाक्षी तेज कदमों से मल्होत्रा हाउस में चिल्लाती हुई आई। मीनाक्षी का चेहरा देखकर साफ नजर आ रहा था कि वह रात भर सोई नहीं थी और गुस्से से उसका चेहरा और आंखें दोनों लाल हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका ने मारे हुए थप्पड़ का रंग अब तक मीनाक्षी के गालों से उतरा नहीं था। पहले ही मीनाक्षी इस वक्त काफी गुस्से में थी, मगर उसे अनिका की थप्पड़ की गूंज अभी भी कानों में महसूस हो रही थी। इसलिए अनिका से थोड़ी दूर खड़े रहकर मीनाक्षी ने अंजलि मामी से कहा, तुम दुनिया की पहली ऐसी बहन होगी जो अपने भाई का संसार बर्बाद करना चाहती है। आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्यों हमारी बसी बसाई जिंदगी को तहस नहस करने पर तुली हो? अंजलि मामी ने मीनाक्षी की आंखों में आंखें डालकर उनसे पूछा, क्या तुमने अपने किए की माफी मांग ली पीयूष से? अंजलि मामी के मुंह से यह सुनते ही मीनाक्षी तिलमिला उठी और अंजलि मामी से कहने लगी, किस बात की माफी मांगू मैं? जानती हूँ कि तुमने अपने भाई के कान भरे हैं, इसलिए वह अभी तक मुझे घर लेने नहीं आया। तुम क्या समझती हो कि तुम पूरे रायचंद्र परिवार पर कब्जा कर लोगी? क्योंकि अब उस घर पर मैं नहीं हूँ, यही तुम्हारी प्लानिंग थी ना, तुम्हारी और तुम्हारी नकचड़ी भांजी की। तुम कितनी बेशरम हो अंजलि। अरे तुम खुद एक शादीशुदा औरत हो, 2 बच्चों की माँ हो, तुम कैसे अपने भाई भाभी की जिंदगी में आग लगा सकती हो? क्या पैसों के लिए तुम इतना गिर गई? मैं जानती हूँ तुम दोनों की प्लानिंग अच्छी तरह से। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे भाई के रास्ते से हट जाऊं ताकि तुम इस बिन बिहाई माँ को अपने भाई के गले में डालकर रायचंद्र परिवार और उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सको। मीनाक्षी के मुंह से ऐसी गिरी हुई बात सुनकर अंजलि मामी ने अपना कंट्रोल खो दिया और एक लंबी सांस छोड़ते हुए मीनाक्षी से कहा, बस करो मीनाक्षी, एक शब्द भी आगे बोली तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी।
तुम खुद एक बेटी की माँ हो, जरा देखो इस बच्चे की ओर। इसमें और तुम्हारी बेटी में तुम्हें क्या कोई फर्क नजर आता है? शर्म करो मीनाक्षी। अगर तुम्हारे मुंह से किसी बाहर वाले ने ऐसी बात सुन ली तो हमारे खानदान के बच्चों के साथ कोई अपने बच्चे के रिश्ते नहीं जोड़ेगा। इतनी गंदी और गिरी हुई बात करने से पहले एक बार सोच लिया होता। लेकिन मैं भी किसे समझा रही हूँ? अगर सोचने समझने की शक्ति तुम में होती तो आज तुम्हें यह दिन देखना नहीं पड़ रहा होता। जो तुम देख रही हो, बहुत घमंड था ना तुम्हें अपने पैसों पर। आज मुझे लगता है कि तुमसे गरीब औरत इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसी बात करके तुमने न सिर्फ राजचंद्र परिवार का बल्कि अपने आहूजा परिवार का भी सर शर्म से झुका दिया है। यह पहली बार था जब अंजलि मामी ने किसी के साथ ऐसी बात की थी, मगर मीनाक्षी ने अभी अभी जो बात कही थी वह अंजलि मामी को कितनी चुभी थी कि उनकी चीख शब्दों में बदलकर मीनाक्षी पर बरस पड़ी थी। मीनाक्षी अंजलि मामी की ऊंची आवाज सुनकर बिल्कुल हैरान खड़ी उन्हें देखती रही। थोड़ी देर बाद अपने पलकें झटकते हुए मीनाक्षी ने अपना एक पांव जोर से जमीन पर पटकते हुए कहा, तुम अब राजचंद्र परिवार का हिस्सा नहीं हो। तुम इस भिखमंगे मल्होत्रा परिवार का हिस्सा हो, राजचंद्र परिवार का, और तुम्हारा अब क्या लेना देना? राजचंद्र परिवार का अब मैं हिस्सा हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम मुझे राजचंद्र परिवार से बाहर निकालना चाहती हो। मगर एक बात तुमसे कह दूं, तुमने और पीयूष ने हमेशा से मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। यह बात आज मैं जान चुकी हूँ। तुम लोग सिर्फ मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हो क्योंकि हमारा आहूजा परिवार राजचंद्र परिवार जितना अमीर नहीं है। मगर आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि बहुत जल्द राजचंद्र परिवार हमारे आहूजा परिवार के सामने एक चिट्ठी की औकात भी नहीं रखेगा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे कहने पर तुम्हारे भाई ने मेहरा के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट पीछे हटा लिया। उसी 30 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्लान को मैं अपने भाई के साथ पूरा करने जा रही हूँ। अब वह डील अशोक मेहरा हमारे खानदान के साथ करने वाला है और आने वाले कुछ ही महीनों में जब इस डील से हमें 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट होगा, तब देखना तुम्हारे और तुम्हारे भाई का चेहरा इतना गिर जाएगा कि तुम सर उठाकर आहूजा खानदान की ओर देख भी नहीं पाओगी। हैरान अंजलि मामी ने अनिका की ओर देखा। अंजलि मामी को इस तरह हैरान होते हुए देख मुस्कुराते हुए मीनाक्षी ने कहा, अब उसे क्या देख रही हो? तुमने अपने भाई के कान भरे ताकि वह इस इन्वेस्टमेंट डील से पीछे हट जाए और मुझसे झगड़ा मोल लिया। मगर बदले में तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे और मेरे खानदान को एक ऐसी बिजनेस डील दे दी जो हमें राजचंद्र परिवार से ज्यादा पावरफुल बना देगी, बस कुछ ही महीनों में। अब यह बात सुनकर तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना? मैं जानती हूँ, मगर क्या करें, जैसी नीयत वैसी उसकी किस्मत। अब जरा रुको और तुम और तुम्हारा भाई उस दिन का इंतजार करो जब आहूजा खानदान इस शहर का सबसे पावरफुल खानदान बन जाएगा। तुम और तुम्हारा भाई उस दिन को बहुत दुखी होंगे जब तुम्हें पता चलेगा कि असली पावरफुल परिवार किसका है। उसके बाद तुम और तुम्हारा भाई हाथ जोड़कर मुझसे भीख मांगोगे कि मैं तुम दोनों की मदद करूं। बड़ी बड़ी बातें करने के बाद मीनाक्षी तुरंत मल्होत्रा हाउस से निकल गई। मगर बिना कुछ बोले हैरान होकर अंजलि मामी और अनिका बस एक दूसरे को देखते रहे। थोड़ी देर दौड़ती हुई रिया सीढ़ियों से उतरकर आई और अपनी मम्मी से लिपट कर बोली, मम्मा मैं तैयार हो गई हूँ, क्या हम डैडी से मिलने जा सकते हैं? रिया के मुंह से यह बात सुनकर अंजलि मामी को जैसे जोर का झटका लगा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि जो कुछ उन्होंने अभी अभी सुना था वह सही था या फिर यह रिया की कोई नई शरारत थी। बिल्कुल हैरान भरी आंखों से अंजलि मामी ने अनिका से पूछा, ये रिया क्या कह रही है? डैडी, इसका क्या मतलब है? अनिका ने अंजलि मामी की आंखों में देखकर बिना रुके कह दिया, हाँ रिया के पापा। सही सुना आपने। अंजलि मामी अनिका का जवाब सुनकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। उन्होंने अनिका के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या रिया के पापा दिल्ली में हैं? अंजलि मामी को हमेशा से यह लगता था कि छोटी सी उम्र में शायद किसी सरफिरे लड़के ने अनिका की मासूमियत का फायदा उठाकर उसे मां बना दिया था। यह बात सोचकर अंजलि मामी और ज्यादा परेशान हो गई कि आज इतने सालों बाद ऐसा आदमी फिर से अनिका और रिया की तलाश करते हुए दिल्ली आ पहुंचा था। जब अंजलि मामी यह सब कुछ सोच रही थी, नन्ही रिया ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए दरवाजे के बाहर ले गई। अंजलि मामी अपने आप को संभालकर अनिका और रिया से कुछ कहे उससे पहले अनिका और रिया कार में बैठकर बाहर चले गए। अनिका की ड्राइविंग काफी तेज थी मगर रिया को उससे डर नहीं लगता था।
काफी सालों से रिया को अनिका के बगल में बैठने की प्रैक्टिस थी, इसलिए रिया को पता था कि भले ही उसकी मम्मा कार तेज चलाती थी, मगर उसे कार पर पूरी तरह से कंट्रोल करना आता था। मल्होत्रा हाउस से मारवा हाउस की दूरी लगभग 45 मिनट की थी, मगर अनिका की तेज ड्राइविंग की वजह से यह दूरी लगभग 20 मिनट में पूरी हो गई। ओरिजिनल मारवा हाउस एक काफी बड़ी हवेली थी, मगर इस वक्त रोहित अपने बेटे आर्यन के साथ मारवा हाउस 2 में रहता था, जहां सिर्फ वह और आर्यन 2 लोग ही रहा करते थे। जैसे ही अनिका की गाड़ी मारवा हाउस 2 के गेट पर पहुंची, अनिका को लगा अब सिक्योरिटी चेक का एक लंबा चौड़ा प्रोसेस उसे पूरा करना होगा, मगर सरप्राइजिंगली गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने शीशा नीचे करने के बाद अनिका से कहा, मैडम, रोहित सर ने हमें बता दिया है कि आप आने वाले हो, आप गाड़ी लेकर अंदर जा सकती हैं, प्लीज प्रोसीड। अनिका के लिए यह एक प्लीजेंट सरप्राइज था। गाड़ी में रुककर सिक्योरिटी चेक करवाना अनिका को बहुत ही बोरिंग और इरिटेटिंग लगता था। रोहित की छोटी सी जेस्टर ने अनिका के चेहरे पर स्माइल आ दी। अनिका ने सोचा कि शायद रोहित ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में आने वाले सभी मेहमानों की लिस्ट सिक्योरिटी गार्ड को दे रखी होगी, ताकि गेट पर ज्यादा ट्रैफिक जाम ना हो जाए, वरना सिक्योरिटी गार्ड के लिए इतने ट्रैफिक को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता। पिछली बार जब अनिका रोहित से मिलने यहाँ आई थी, तब उसे पहली बार पता चला था आर्यन उसका बेटा है। उस एक्साइटमेंट में अनिका ने रोहित का यह बंगला और उसका आसपास का प्रीमाइज अच्छी तरह से देखा नहीं था। आज जब अनिका ने मारवा हाउस का इंटीरियर देखा, तो उसे रोहित के स्टाइल और सिलेक्शन को अप्रिशिएट करने का मन हुआ। तभी अचानक कार की विंडो पर किसी ने जोर से नॉक किया। चलती हुई गाड़ी को अचानक अनिका ने ब्रेक लगाई। गाड़ी तेज आवाज करते हुए थोड़ी दूर जाकर रुक गई। जब अनिका ने अपनी गाड़ी के आसपास देखा, तो वह यह देखकर चौंक गई कि कुछ लंबे चौड़े आदमी अनिका को घेर कर खड़े हो गए थे। गाड़ी ले जाने की कहीं से उन्होंने जगह नहीं छोड़ी थी। अनिका एक ट्रैप में फंस गई थी। इतने खतरनाक लोगों को अपने आसपास देखकर अनिका घबरा जरूर गई थी, मगर उसने अपना डर अपने चेहरे पर आने नहीं दिया था। जब वह बाहर खड़े आदमी ने फिर से गाड़ी की विंडो पर नॉक किया, तो बड़े ही आराम से अनिका ने गाड़ी का शीशा नीचा करते हुए सामने खड़े आदमी से पूछा, क्या बात है, इस तरह मेरा रास्ता क्यों रोका है? जो आदमी इस वक्त अनिका की विंडो के सामने खड़ा था, उसके चेहरे पर एक लंबा सा निशान बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पुराना चाकू या तलवार का निशान उस आदमी के चेहरे पर बना हुआ था। उस आदमी की गहरी आंखें लाल रंग की थी। उस आदमी की आंखें देखकर लगता था जैसे आदमी सदियों से सोया नहीं था और बस दिन रात किसी की तलाश में भटकता रहता था। बहुत ही कर्कश वाइब्रेटिंग आवाज में उस आदमी ने अनिका को घूरते हुए कहा, गाड़ी से बाहर निकलो अभी के अभी। आदमी के इस तरह के बर्ताव को देखकर अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस प्रकार का आदमी रोहित के इतने शानदार विला में कर क्या रहा था, और आखिर अनिका को इस तरह डरा कर यह आदमी अनिका से क्या चाहता था। इस तरह के एनवायरनमेंट में भी अनिका ने अपनी हिम्मत बांध कर रखी और सामने खड़े आदमी की आंखों में आंखें डालकर अनिका ने फिर से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह सब क्या हो रहा है और मुझे इस तरह रोका क्यों जा रहा है? विंडो के पास खड़ा आदमी अनिका को कुछ कहे उससे पहले उसके पीछे खड़े एक आदमी ने अनिका को देखते हुए कमेंट पास की, यह लड़की तो कमाल है यार, गजब का रूप रंग है इसका। जैसे ही पीछे खड़े आदमी ने अनिका के बारे में ऐसा कहा, शीशे के पास खड़े 2-3 लोग अनिका को अजीब तरीके से घूरने लगे। सभी लोगों की आंखों में हवस साफ नजर आ रही थी। तभी वह आदमी जो अनिका के ठीक बगल में खड़ा था और जिसके चेहरे पर गहरा निशान बना हुआ था, वह अपने कर्कश आवाज में धीरे से बोला, बकवास बंद करो तुम लोग, हमारा मकसद मत भूलो। हमारा मकसद है मारवा का बच्चा, इसके अलावा और किसी तरह के झमेले में नहीं फंसना है हमें। अगर तुम्हें लड़की चाहिए तो एक बार हमारा यह काम खत्म हो जाए, उसके बाद जो पैसा मिलेगा उसके बाद तुम लोग जो करना चाहे कर सकते हो। लड़कियां तो और भी मिल जाएगी, इससे भी ज्यादा खूबसूरत। फिलहाल जो काम करने आए हो उस पर ध्यान दो। उस आदमी के मुंह से यह बात सुनकर अब अनिका का डर उसके चेहरे पर भी साफ नजर आने लगा था। अनिका इतना समझ चुकी थी कि यह लोग रोहित मारवा के आदमी नहीं थे, बल्कि विला में जबरदस्ती घुस आए कुछ गुंडे थे। अनिका डरी जरूर थी, मगर फिर भी उस आदमी का सामना करते हुए अनिका ने उससे पूछा, क्या आप रोहित मारवा के बेटे की तलाश में आए हो? तभी उस आदमी ने अनिका के बगल में बैठी रिया की ओर देखते हुए कहा, हाँ, और मैं अपना टारगेट कभी नहीं छोड़ता।
मैडम, अगर तुम अपना भला चाहती हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। उस बच्चे को मेरे हवाले कर दो और हम तुम्हें जाने देंगे। वरना एक बात ध्यान से सुन लो, अगर बीच में तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो ना यह बच्चा बचेगा और ना तुम। यह बात सुनते ही अनिका इतना समझ चुकी थी कि यह सारे गुंडे उसके बेटे को लेने आए थे और शायद यह डरावना सा दिखने वाला आदमी कोई ऐसा गुंडा था जिसे लोग पैसे देकर गैर कानूनी काम करवाया करते थे। अक्सर ऐसे लोग पैसे लेकर किसी का किडनैप कर लेते थे तो किसी का मर्डर कर देते थे और इसके बदले में ऐसे घिनौने काम करवाने वाला शख्स इन्हें इतनी मोटी रकम देता था कि आने वाले कई महीनों तक यह लोग अंडरग्राउंड हो जाते थे और उन पैसों से ऐश करते थे। एक बात तो तय थी कि मारवा खानदान पर हाथ डालने वाला गुंडा कोई आम गुंडा नहीं होगा और सामने खड़े आदमी को देखकर यह बात साफ पता चलती थी कि आदमी बेहद खतरनाक और चालाक था। ऐसे काम करने में शायद इसे महारत हासिल थी। ऐसे खतरनाक आदमी से अनिका को अपने बच्चे की हिफाजत करनी थी, मगर अनिका को इस वक्त कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह कैसे रिया को इन बदमाशों के चंगुल से बचाएं। जब अनिका ने आसपास की दीवारों पर देखा तो अचानक उसकी नजर सर्विलांस कैमरा पर पड़ी। उन बदमाशों ने सारे कैमरा डिस्ट्रॉय कर दिए थे ताकि सिक्योरिटी की नजर इन पर ना पड़े। शायद यह लोग बहुत लंबी प्लानिंग करके आए थे। अनिका को इनका अटैक देखकर यह बात समझ में आ गई थी कि यह लोग शायद पिछली रात ही बंगले की दीवार कूदकर अंदर आ गए थे और सर्विलांस कैमरा डिस्ट्रॉय करने के बाद एक लंबे समय तक झाड़ियों के बीच छुपे हुए थे। वो लोग यह बात पहले से जानते थे कि आर्यन कहीं भी अगर आता जाता था तो 4-5 बॉडीगार्ड से हमेशा घिरा हुआ होता था। यह लोग बस वह मौका तलाश रहे थे जब आर्यन या तो बंगले के परिसर में अकेला खेल रहा हो और या तो किसी ऐसे इंसान के साथ हो जिसे यह बदमाश आसानी से काबू में कर सके और आर्यन को अगवा कर सके। रिया की ओर देखकर विंडो के पास खड़ा हुआ बदमाश अपने चेहरे पर एक खतरनाक सी स्माइल देकर कहने लगा, हमसे बचने के लिए लड़कियों के कपड़े पहनकर बैठ गया है। यह डरपोक बच्चा अमीर जादों की औलाद है। इन अमीर जादों की औलाद भी हमेशा डरपोक ही पैदा होती है। देखो कैसे मर्द होने के बावजूद औरतों के कपड़े का सहारा लेकर हमसे बचने की कोशिश कर रहा है। यह 6 साल का लड़का। जब उस आदमी ने रिया को देखते हुए यह सब कहा तो उसके पीछे खड़े कुछ बदमाश रिया को देखकर हंसने लगे। तभी विंडो के पास खड़े हुए बदमाश ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, यह तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले से तस्वीर देख कर रखी थी, वरना तो हमें चकमा देकर यह लोग निकल जाते और हमें पता भी नहीं चलता कि कार में कोई लड़की नहीं बल्कि रोहित मारवा का बेटा बैठा है। रिया को देखकर उस बदमाश की आंखों में एक अजीब सी खुशी दिखाई देने लगी। रिया के रूप में उसे मिलने वाली इनाम की रकम साफ नजर आ रही थी। अपने हाथों से अनिका का चेहरा पीछे हटाते हुए उस आदमी ने अपने गंदे और बड़े हाथ रिया की ओर लंबे किए। जैसे ही उसके हाथ रिया की गर्दन पर पहुंचने वाले थे, अचानक ही उस आदमी का हाथ जोर से स्टीयरिंग व्हील के बीच में फंसाते हुए अनिका ने इतनी जोर से मोड़ा कि उस आदमी की चीख निकल गई। अनिका ने रिया से कहा, रिया बेटा एक काम करो, तुम गाड़ी के पीछे की सीट पर जाकर बैठ जाओ और अपना कोई भी पसंदीदा गाना गाओ और हाँ, अपनी आंखें बंद रखना। जब तक मम्मा ना कहें तब तक अपनी आंखें मत खोलना। अपनी मम्मा की बात सुनते ही रिया तुरंत कार की बैक सीट में जाकर बैठ गई। फिर रिया अपनी आंखें बंद करके अपनी फेवरेट नर्सरी राइम्स गाने लगी। मेरी हैड अ लिटिल लैब। कुछ ही देर में रिया के कानों पर अलग अलग आवाजें आने लगी। कभी गाड़ी जोर से झटका महसूस होता तो कभी किसी आदमी के जमीन पर गिरने की आवाज आती। धीरे धीरे बाहर से आने वाली आवाजें रिया की नर्सरी राइम्स से ताल मिलाने लगी। रिया को अनिका ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जब तक मम्मा ना कहे वो अपनी आंखें ना खोले, मगर नन्ही बदमाश रिया से रहा नहीं जा रहा था। नर्सरी राइम्स गाते गाते बीच बीच में रिया अपनी एक आंख खोलकर बाहर चल रहे एक्शन सीक्वेंस को जरूर देख लेती थी, मगर जैसे ही वह अपनी मम्मा की आंखों में आंखें डालकर देखती, मम्मा की आंखों का गुस्सा देखकर तुरंत अपनी आंखें फिर से बंद कर लेती, क्योंकि रिया एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि जिस तरह से मम्मा आज इन बदमाशों की धुलाई करने वाली थी, कहीं उसी गुस्से के जोश में एक छोटी सी भी चपक अगर रिया को लग गई तो अगले कई दिनों तक रिया को उसका दर्द महसूस होने वाला था। इसलिए इस वक्त रिया के पास अपनी मम्मा की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। हाँ, कहीं न कहीं रिया को उन बदमाशों के लिए बहुत बुरा लग रहा था। रिया को पता था कि आज उसकी मम्मा उन बदमाशों का वह हाल करने वाली थी कि आइंदा कभी वह उसके भाई आर्यन को देखने की भी जरूरत नहीं करेंगे।
थोड़ी देर बाद जब रिया की नर्सरी राइम खत्म हो गई, उसने फिर से हिम्मत करके हल्के से अपनी आंखें खोली। आसपास सब कुछ लगभग शांत हो चुका था। बस जब रिया ने जमीन की ओर देखा तो 7 से 8 हट्ठे कट्ठे वजनदार बदमाश जमीन पर बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह आवाज करते हुए रेंग रहे थे। डरावना सा आदमी जिसके चेहरे पर जख्म का निशान बना हुआ था, वह इस हालत में भी नहीं था कि वह जमीन पर लेटकर एक करवट बदल सके। बस अपनी बुझती हुई आंखों से अनिका को देखकर उसने अनिका से सवाल किया, कौन हो तुम? वह बदमाश अब तक इतना तो जान चुके थे कि यह खूबसूरत सी नाजुक सी दिखने वाली लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। जो लड़की 8 खतरनाक गुंडों का इस तरह से सफाया कर दे, वैसी लड़की तो क्या ऐसे किसी लड़की को भी आज तक इन बदमाशों ने नहीं देखा था। अनिका मुंह कट्टे बदमाश के पास जाकर अपने दोनों हाथ फोल्ड करके खड़ी हो गई। फिर उसे बिना देखे अनिका ने उससे कहा, मैं ज्यादा बोलूंगी नहीं और टाइम भी नहीं वेस्ट करूंगी, लेकिन तुम्हें पता है कि अगर मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला तो मैं क्या कर सकती हूँ। इसलिए मैं जो कुछ भी पूछूंगी वह ध्यान से सुनो और मेरी बात का जवाब दो। जमीन पर लेटा हुआ बदमाश इतनी बुरी हालत में था कि अब अगर अनिका ने उसे जरा सही चोट पहुंचाई तो वह अपना वहीं पर दम तोड़ देगा। इसलिए वह पहले से ही अनिका के हर सवाल का जवाब देने के लिए रेडी था। अनिका ने उस आदमी से अपना पहला सवाल पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? बिना टाइम वेस्ट किए उस आदमी ने अनिका से कहा, बग्गा। बग्गा नाम है मेरा। अनिका ने फिर बग्गा से अपना दूसरा सवाल पूछा, कहाँ रहते हो और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? बग्गा ने अनिका के हर सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया था। बग्गा के मुंह से उसके जवाब सुनते हुए अनिका ने अपने जेब से अपना फोन निकाला और एक प्राइवेट वेबसाइट पर जाकर उसने कुछ टाइप करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में जमीन पर लेटे बदमाश की पर्सनल इंफॉर्मेशन अनिका के मोबाइल पर फ्लैश होने लगी थी। जब अनिका ने मोबाइल पर फ्लैश हो रही बग्गा की सारी इंफॉर्मेशन उसकी आंखों के सामने रखी तो अनिका के मोबाइल फोन पर उसकी पूरी जन्म कुंडली देखकर बग्गा हैरान रह गया। इस बार अनिका ने बग्गा की आंखों में आंखें डालते हुए उसकी तरफ उंगली से इशारा करते हुए उसे वार्न किया, हमारी दुनिया का एक उसूल है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को नुकसान नहीं पहुंचाते। अब इतना ध्यान रखना, रोहित मारवा या उसके बेटे को जरा सा भी खरोच आई तो वह चोट चाहे किसी ने भी पहुंचाई हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारा क्या अंजाम करूंगी ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। अगर आगे कुछ भी हुआ तो रोहित मारवा और उसके बेटे को हुए नुकसान का जिम्मेदार मैं तुम्हें ही समझूंगी। जमीन पर पड़ा हुआ आदमी बस हैरानी से अनिका की ओर देखने लगा। अनिका ने उसके पांव को फिर से हल्के से लात मार के अपने रास्ते से हटाते हुए उस बदमाश को सिग्नल दिया। बुरी तरह से पीटा हुआ बदमाश बग्गा किसी तरह अपना पांव अनिका के रास्ते से हटाने में कामयाब हुआ, मगर ऐसा करने में उसे जितना दर्द महसूस हो रहा था उतना शायद आज तक उसने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। जमीन पर पड़े दूसरे बदमाशों को देखते हुए अनिका ने अपने हाथ में लगी मिट्टी को झाड़ते हुए रिया से कहा था ना तुमसे कि जब तक मम्मा ना कहे तब तक आंखें मत खोलना। Why don't you listen me too? अब चलो, हमें बहुत देर हो रही है। पता है ना आज तुम्हारे पापा का जन्मदिन है। बर्थडे सेलिब्रेशन में तुम क्या करने वाली हो उस पर ध्यान दो। जैसे ही अनिका वापस कार में बैठने जा रही थी, जमीन पर पड़ा हुआ बग्गा अचानक अनिका को गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, तुम यह नहीं कर सकती, यह हमारे साथ अन्याय है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई और गैंग रोहित मारवा या उसके बेटे को नुकसान पहुंचाती है तो तुम मेरे पीछे और मेरे खानदान के पीछे लग जाओगी। यह तो बिल्कुल गलत बात है। इतना तो तुम भी जानती होगी कि हम एक ही नहीं हैं जो रोहित मारवा के बेटे के जान के पीछे पड़े हैं। दिल्ली में और देश में कई ऐसे और गैंग हैं जिन्हें हर 2 महीने में रोहित मारवा के बेटे को उठाने की सुपारी दी जाती है। अब तुम किसी भी गैंग के किए की बदला हमसे लोगी तो यह तो बहुत गलत बात होगी। जमीन पर तड़प रहे बग्गा के मुंह से यह बात सुनकर अनिका पूरी तरह हैरान हो गई थी। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसके छोटे से बेटे के पीछे आखिर इतने खतरनाक गुंडे क्यों पड़े थे और क्यों इतने सारे लोग एक अकेले आर्यन की जान के पीछे पड़े थे। आज इस हालात को देखते हुए अनिका ने इसे भी एक भगवान का चमत्कार ही माना था कि इतना खतरनाक होने के बावजूद आर्यन अब तक सेफ था। नीचे पड़ा बग्गा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, इस वक्त तुम्हें क्या लगता है मेरी अकेले की गैंग है जो इस मौके की तलाश में बैठी थी कि कब रोहित मारवा का बेटा उनके हाथ लगे? अभी इस वक्त तुम इस मारवा आउट हाउस में खड़ी हो। बिल्कुल इसी वक्त इस मारवा हाउस के आसपास और उसके अंदर कम से कम 4 या 5 गैंग
इस बच्चे को उठाने के लिए इसका इंतजार कर रहे होंगे। कितनों से बचा सकोगी तुम इस बच्चे को? और अगर मान लो कि तुमने आज बचा भी लिया तो कब तक बचा पाओगे? और आखिर इस बच्चे को बचाने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? कौन हो तुम? मेरा कहा मानो रोहित मारवा के बच्चे को भूल जाओ, इसे बचाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। बग्गा की यह बात सुनते ही अनिका ने बग्गा के पास जाकर जोर से उसके मुंह पर एक लात मार दी और फिर अपने एक हाथ से बग्गा का कॉलर पकड़कर अनिका ने बग्गा से पूछा, मुझे बताओ, आर्यन के नाम की सुपारी किसने दी है तुम्हें? जमीन पर लेटा हुआ बग्गा हैरत और डर से अनिका की आंखों में देखने लगा। अनिका का सवाल बार बार उसके कानों में गूंजने लगा था। अनिका ने एक बार फिर जोर से पूछा, बताओ, आर्यन के नाम की सुपारी किसने दी है? बग्गा इस बार बुरी तरह फंस गया था। ना तो वह अनिका से लड़ पा रहा था और न ही वह अनिका को झूठ बोल पा रहा था, क्योंकि वह जानता था उसका एक झूठ उसके परिवार के लिए खतरा बन सकता था। अनिका ने बग्गा के सामने ही बग्गा की पूरी जन्म कुंडली अभी अभी फोन पर निकाल ली थी और बग्गा यह बात अच्छी तरह जानता था कि जो लड़की बग्गा और उसके खूंखार साथियों का यह हालत कर सकती थी, वह बग्गा के परिवार वालों के साथ क्या कर सकती थी। बग्गा बिल्कुल धीरे धीरे अटक अटक कर अनिका को कहने लगा, मिस्टर रोहित मारवा एक बहुत बड़े आदमी है और बड़े आदमियों की यह खासियत होती है कि उनके दोस्त से ज्यादा दुश्मन होते हैं। बिजनेस की दुनिया में रहकर रोहित मारवा ने भी दोस्त से ज्यादा दुश्मन कमाए हैं, इसलिए यह कहना बहुत मुश्किल है कि इन सारे दुश्मनों में से किसने आर्यन की सुपारी दी है। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि मारवा के बेटे की जान के पीछे इस वक्त कौन पड़ा है, मगर सिर्फ इतना जानता हूँ कि वह कोई एक इंसान नहीं है, वह झुंड में शिकार करते हैं। बग्गा की कांपती हुई आवाज और डरी हुई आवाजों से अनिका एक बात समझ चुकी थी कि इस बार बग्गा जो कुछ भी कह रहा था वह सब सच था। अपनी कही हुई बात याद दिलाई अनिका ने बग्गा से कहा, मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा था वह हमेशा याद रखना। बग्गा को जमीन पर पटकते हुए अनिका अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। बग्गा और उसके बदमाश साथी जमीन पर पड़े हुए कार से जाती हुई अनिका को देखने लगे। तभी बग्गा के एक साथी ने बग्गा से कहा, अब क्या करे सरदार? एक लड़की से पीटने के बाद बग्गा की अपने साथियों के सामने बड़ी बेइज्जती हुई थी। बग्गा की इतनी बड़ी शर्मनाक हार से बग्गा बुरी तरह से टूट चुका था। बग्गा ने अपने साथी से कहा, अब हम कर भी क्या सकते हैं? इंतजार और लंबा इंतजार, चलो झाड़ियों में जाकर छुप जाते हैं। तभी बग्गा के एक साथी ने हैरान होकर बग्गा से पूछा, क्या आप अभी भी उस बच्चे की जान लेना चाहते हैं? बग्गा ने अपने साथियों का गिरेबान पकड़ते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे कहा, अगर उस बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब हमें यही रहना होगा और इंतजार करना होगा कि अगर कोई और गैंग आकर उस बच्चे पर हमला करे तो हमें उस बच्चे को बचाना होगा। अगर उस बच्चे को कुछ भी हो गया तो मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बात सब लोग अपने भेजे में उतार लो। यह कहकर बग्गा और उसके साथी फिर उसी जगह पर चले गए जहां अनिका के आने से पहले वह छुपकर आर्यन के आने का इंतजार कर रहे थे। कार में बैठी रिया अचानक कूदकर फिर से अपनी मम्मा के बगल में पैसेंजर सीट पर आ गई और फिर अपनी मम्मा को एक किस देते हुए पूछने लगी, वाह सुपर मम्मी, आज तो तुमने कमाल कर दिया। मम्मा, तुम सचमुच सुपर मॉम हो। लव यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू मॉम। मगर यह लोग कौन थे और क्या चाहते थे? गाड़ी को पार्किंग एरिया में पार्क करने के बाद अनिका ने अपने पर्स से कुछ लिपस्टिक और कॉस्मेटिक का सामान निकाला और फिर गाड़ी के आईने में देखकर अपना मेकअप ठीक करने लगी। वैसे तो अनिका ज्यादा मेकअप नहीं करती थी, मगर आज गुंडों के साथ हुई हाथापाई के बाद उसे लगा कि उसे अपना हुलिया जरा सा ठीक कर लेना चाहिए। थोड़ी सी लिपस्टिक लगाते हुए अनिका ने कहा, अभी अभी जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में तुम अपने डैड से कुछ नहीं कहोगी, समझ गई? यहाँ पर तुम्हारे भाई को बहुत खतरा है। बस हमें किसी तरह तुम्हारे भाई को संभल कर इस घर से बाहर ले जाना है और फिर हम तीनों देश छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। बस फिर हम तीनों वहाँ हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी रहेंगे, जहाँ तुम्हारे भाई को इन गुंडों से या तुम्हारे डैड के दुश्मनों से कोई खतरा न हो। नन्ही सी रिया अपनी माँ की यह बात सुनकर टेंशन में आने लगी। इस बार वह यह सोच में पड़ गई थी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी रिया और आर्यन की पूरे परिवार को जोड़ने की प्लानिंग उसे फेल होते हुए नजर आ रही थी। आखिरकार डैड के कितने दुश्मन हैं, यह बात सोचकर मम्मा ने यह फैसला कर लिया था
कि अब वह डैड के साथ नहीं रहेंगे, बल्कि आर्यन को लेकर वह देश छोड़कर चली जाएंगी डैड से बहुत ज्यादा दूर। मारवा हाउस में आर्यन काफी एक्साइटेड लग रहा था, क्योंकि आधा घंटा पहले रिया ने उसे मैसेज करके यह बात बताई थी कि वह बहुत जल्द उसकी पूरी फैमिली रियूनाइट होने वाली है और रिया और अनिका बहुत ही जल्द उसके बंगले पर उनसे मिलने आने वाले थे। मगर इससे पहले कि रिया और अनिका बंगले में आते, आर्यन अपने डैड को यह समझाना चाहता था कि वह रिया और अनिका के साथ कोई ऐसा बर्ताव न करे जिससे अनिका को उन पर गुस्सा आ जाए। इसलिए आर्यन रोहित को ढूंढते हुए रोहित के ऑफिस में पहुंच गया। मारवा हाउस में रोहित ने अपने लिए एक केबिन बनाई थी, जहां बैठकर वह ऑफिस का सारा काम करता था। जब भी रोहित को ऑफिस जाने का मूड नहीं होता, वह घर रहकर भी अपना सारा काम बड़ी आसानी से इस ऑफिस के जरिए कर लेता था। नन्हा सा आर्यन ऑफिस के कांच का दरवाजा खोलते हुए अंदर आ गया। आर्यन ये देखकर चौंक गया कि आज ऑफिस में रहते हुए भी रोहित मारवा लैपटॉप पर बैठकर काम नहीं कर रहा था, बल्कि आईने में देखकर अपना सूट एडजस्ट कर रहा था। रोहित मुड़ मुड़कर आईने की ओर देखने लगा था कि हर एंगल से उसका सूट फिटिंग से परफेक्ट था या नहीं। रोहित मन ही मन यह भी सोच रहा था कि आज के ऑपरेशन के लिए क्या ब्लैक सूट पहनना सही रहेगा, जो उसे काफी स्मार्ट और एलिगेंट लुक देता था, या फिर उसे व्हाइट सूट पहनना चाहिए जो आज के ओकेजन के हिसाब से काफी वाइब्रेट लग सकता था। मगर रोहित को यह बात भी पता थी कि उसके स्किन टोन के हिसाब से डार्क कलर रोहित पर काफी ज्यादा सूट होते थे। रोहित ने अभी तक यह भी डिसाइड नहीं किया था कि वह किस तरह के जूते पहनने वाला था। जब रोहित आईने में देख रहा था, तब अचानक उसे आर्यन की आवाज सुनाई दी। आर्यन की ओर देखकर रोहित अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए आर्यन से पूछा, क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? इसके बाद थोड़ी देर तक आर्यन जमीन की ओर देखकर कुछ सोचने लगा। फिर अचानक ही कुछ देर बाद आर्यन ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर रोहित से कहा, डैड, यू हैव ए डॉटर। आर्यन की बात सुनते ही रोहित हैरान होकर आर्यन को देखने लगा। फिर बाप बेटे बिना कुछ बोले, बिना हिले डुले काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक ही रोहित अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आर्यन से कहने लगा, अच्छा, और कहाँ है वो? रोहित की इस बात पर जवाब देते हुए आर्यन ने कहा, आप उसे बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। जैसे ही आर्यन ने यह कहा, आर्यन के हाथ में जो फोन उसने पकड़ा था वह वाइब्रेट होने लगा। आर्यन ने जब स्क्रीन की ओर देखा तो उसे एक नोटिफिकेशन आया था। आर्यन को रिया ने एक ऑडियो मैसेज भेजा था। जब आर्यन ने अपने कान में ईयरफोन लगाकर रिया का भेजा हुआ मैसेज सुना तो वह मैसेज सुनकर हैरान हो गया। रिया ने मैसेज में आर्यन से कहा था, मम्मा इस वक्त डैड को कुछ नहीं बताना चाहती, तो तुम जल्दबाजी में डैड से कुछ मत कह देना। अभी रुक जाओ, जब तक मैं तुम्हें आगे की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ। तुम डैड से कोई ऐसी बात मत करना जिससे उन्हें हमारी प्लानिंग के बारे में पता चल जाए। रिया का मैसेज सुनकर आर्यन पूरी तरह से फंस गया था। वह एक ऐसे चक्रव्यूह के बीच में फंस गया था जहां से बाहर जाने का रास्ता अब उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आर्यन ने उसके डैड से आधी बात कह दी थी। अब सामने खड़ा रोहित आर्यन की बात पूरी होने का इंतजार कर रहा था। फिर धीरे से रोहित आर्यन के पास आया और अपना सवाल दोहराते हुए आर्यन से पूछने लगा, आर्यन, मैंने अभी अभी कुछ पूछा है तुमसे, कहाँ है मेरी बेटी? रोहित का सवाल दोबारा सुनकर आर्यन का गला पूरी तरह से सूख चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह अपने डैड को इस सवाल का क्या जवाब देता। आर्यन को पता था कि पहले ही एक गलतफहमी की वजह से रोहित इस बात से परेशान था कि आर्यन के अंदर एक लड़की छुपी हुई है, और अब आर्यन की इस तरह की बातें सुनकर पता नहीं रोहित आर्यन के बारे में क्या सोचने लगेगा। लेकिन जब आर्यन को कोई और रास्ता नहीं सूझा, तब अपनी गर्दन टेढ़ी करके एक प्यारी सी मुस्कान रोहित को देते हुए आर्यन ने कहा, जरा एक बार मेरी तरफ देखो। यह कहते हुए आर्यन अपने दोनों हाथ हवा में लहराकर गोल गोल घूमने लगा। लगभग 4-5 राउंड घूमने के बाद आर्यन ने रोहित से पूछा, क्या मैं क्यूट और खूबसूरत नहीं हूँ? अगर आपकी बेटी होती तो आज बिल्कुल ऐसी ही लगती। ऐसा नहीं लगता आपको कि मैं भी कभी कभी एक छोटी बच्ची जैसा लगता हूँ? आर्यन के मुंह से यह बात सुनकर रोहित का चेहरा टेंशन और हैरानी से भर गया था। अभी अभी जो आर्यन ने कहा था उसे किसी तरह रोहित अनसुना करना चाहता था, मगर अफसोस वो यह नहीं कर सकता था, और न ही वह इस बात को भूल सकता था कि अभी अभी आर्यन ने अपने आप को एक लड़की बताया था। रोहित को अब तक
इस बात का विश्वास हो गया था कि आर्यन के मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज अब ज्यादा सीरियस होने लगे थे। आज रोहित ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को एक अलग ही पर्सनालिटी में बदलते हुए देखा था। 2 मिनट पहले जो आर्यन बिल्कुल ठीक ठाक लड़के जैसा बर्ताव कर रहा था, वह कुछ ही सेकंड में लड़कियों जैसी हरकतें करने लगा था। आर्यन को इस तरह देखकर रोहित ने एक बात तय कर ली थी कि वह किसी भी तरह आर्यन को अपने इस मेंटल स्टेटस से बाहर निकाल कर रहेगा, चाहे उसके लिए आर्यन को बड़े से बड़े डॉक्टर के पास ले जाना पड़े। अपने डैड की आंखों में अपने लिए इस तरह की फिक्र देखकर आर्यन खुद शर्म से लाल हो गया था, मगर इस वक्त वह ऐसे चक्रव्यूह में फंसा था जिससे वह सच बोलकर बाहर नहीं निकल सकता था। आर्यन निराश होकर धीरे कदमों से फिर से रोहित मारवा की ऑफिस से बाहर निकलने लगा। आर्यन को इस तरह चलते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन जिंदगी के उस बोझ का मारा था जिसे ढोना अब उसका कर्तव्य बन चुका था। इतनी छोटी सी उम्र में आर्यन रिलेशनशिप और जिंदगी के ऐसे भौर में फंसा था जो शायद कोई 40 साल का आदमी भी हैंडल न कर पाता। अचानक ही मारवा हाउस की डोरबेल बजी। इससे पहले कि आर्यन दरवाजा खोलने जाता, रोहित आर्यन से आगे निकलकर दरवाजे की ओर चलने लगा, मगर दरवाजे के पास पहुंचते ही रोहित ने दरवाजा नहीं खोला। पहले वो अपने कपड़े एडजस्ट करने लगा। उसने ठीक से अपनी टाई अपने शर्ट पर एडजस्ट की और फिर जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि सब कुछ ठीक था, तब उसने अपने चेहरे पर एक स्माइल लाकर दरवाजा खोला। रोहित ने सोचा था कि दरवाजे पर मिस अनिका अपनी बेटी के साथ आई होगी, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, रोहित यह देखकर चौंक गया कि सामने मुस्कुराता हुआ सनी खड़ा था। सनी ने अंदर आते हुए अपने भाई रोहित से कहा, अरे आज तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे लिए खुद द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा ने दरवाजा खोला है। आज तो मैं भगवान से शायद कुछ और भी मांगता तो मुझे जरूर मिल जाता। जब रोहित को पता चला कि दरवाजे पर अनिका नहीं थी, अचानक ही रोहित के चेहरे की खुशी गायब हो गई। हताश और निराश हुए रोहित ने सनी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने चेहरे पर एक सरप्राइज लाते हुए सनी ने रोहित से कहा, क्या कर रहे हो मतलब? आज तुम्हारा बर्थडे है, मेरे बड़े भाई का बर्थडे है, इसलिए मैं स्पेशली सेलिब्रेट करने आया हूँ और तुम पूछ रहे हो कि यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं? यह कहते हुए सनी सोफा पर आकर बैठ गया। सोफा पर बैठने से पहले सनी ने एक बड़ा सा लाल बक्सा जिसे गिफ्ट रैप किया हुआ था उसने उसे सामने टेबल पर रख दिया। अंदर किचन में चिराग मेहता मेड को और बाकी सर्विस स्टाफ को लंच की तैयारियों के इंस्ट्रक्शन दे रहा था। तभी वापस मारवा हाउस डोरबेल बजी। इस बार रोहित को पक्का यकीन था कि दरवाजे पर जरूर अनिका आई होगी। रोहित अनिका के लिए दरवाजा खोलना चाहता था, मगर जैसे ही रोहित दरवाजा खोलने के लिए अपनी जगह से उठा, इस बार सोफे पर बैठा हुआ सनी दौड़कर मेन डोर खोलने लगा। जब रोहित ने देखा कि सनी दौड़कर मेन डोर खोलने गया है तो वह निराश होकर फिर से वही हॉल में सोफा पर बैठ गया। रोहित ने पास पड़ी एक मैगजीन अपने हाथों में पकड़ ली और मैगजीन पढ़ने का नाटक करने लगा, मगर रोहित की आंखें बिल्कुल मेन डोर पर जमी हुई थी। वहां जैसे ही सनी ने दरवाजा खोला, सनी की आंखें चौड़ी हो गई, यह देखकर कि दरवाजे पर कौन खड़ा था। दरवाजे पर खड़े शख्स को एक बड़ी सी स्माइल देते हुए सनी ने ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपने भाई रोहित की ओर देखकर उसने एक आंख मार दी। रोहित जो अब तक मैगजीन पढ़ने का ढोंग कर रहा था, उसने मैगजीन एक तरफ रख दी और अपनी जगह से खड़े होकर हैरानी से मेन डोर की ओर देखकर कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? दरवाजे पर खड़ी डॉक्टर शालिनी को देखकर रोहित हैरान हो गया। एक बड़ी सी स्माइल के साथ हाथों में गुलदस्ता लिए डॉक्टर शालिनी सनी को एक हाथ से पीछे करते हुए रोहित की ओर आगे बढ़ने लगी। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बिना बुलाए डॉक्टर शालिनी इस वक्त उसके घर पर क्या कर रही थी। रोहित एक काफी कल्चर्ड और एजुकेटेड आदमी था। उसने शालिनी के आने का डिस्प्लेजर ना दिखाते हुए शालिनी को एक फेक स्माइल देकर कहा, व्हाट अ सरप्राइज। डॉक्टर शालिनी, आप यहाँ इस वक्त कैसे आना हुआ बताइए। रोहित की इस बात को सुनकर शालिनी ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए फ्लावर्स की ओर इशारा किया। रोहित समझ चुका था कि शालिनी उसे बर्थडे विश करने आई थी। इससे पहले कि शालिनी और रोहित के बीच में और कोई बात हो सके, सनी अचानक ही दोनों के बीच में आ गया। रोहित के चेहरे से सनी को यह पता चल चुका था कि इस वक्त शालिनी का यहाँ होना रोहित को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए एक छोटे भाई का फर्ज निभाते हुए सनी ने शालिनी से कहा,
अरे डॉक्टर शालिनी, आपको आज यहाँ बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मेरा मतलब है आप यहाँ आज बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे। शालिनी सनी की इस बात को सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी। शालिनी के चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ते हुए सनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए शालिनी से कहा, मेरा मतलब यह है आप जैसी खूबसूरत लड़की का इस पार्टी में होना मुझे थोड़ा सा अकवर्ड लग रहा है। वह क्या है ना कि आज पार्टी में सारे के सारे मेल गेस्ट आने वाले हैं और आप तो जानती हैं दिल्ली के लड़कों को सारे मेरे और भैया जैसे शरीफ नहीं होते, चाहे जवान हो या बुढ़ा। इतनी खूबसूरत लड़की को अगर पार्टी में देखेंगे तो मेरा मतलब है कि आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। सनी शालिनी को यह कहना चाहता था कि अपना गुलदस्ता यहाँ टेबल पर रखो, रोहित को बर्थडे विश करो और इधर से निकल जाओ, मगर शालिनी सनी की ये चाल कामयाब नहीं होने देना चाहती थी। मुस्कुराते हुए उसने सनी से कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने आप को कैरी करना जानती हूँ। वैसे भी मैं भी दिल्ली की कॉलेज में पढ़ी हुई लड़की हूँ, लड़कों से घिरे रहने की आदत है मुझे, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। बाय द वे थैंक्स फॉर योर कंसर्न। यह कहने के बाद डॉक्टर शालिनी सीधे किचन की ओर जाने लगी। शालिनी को इस घर में इस तरह कंफर्टेबली घूमते हुए देखकर रोहित और सनी दोनों शॉक हो गए थे। सनी शालिनी को पीछे से घूरने लगा। शालिनी ने बेहद हाई हील्स, एक छोटा सा स्कर्ट और ब्लैक लेस टॉप पहना था। सनी ने एक बार तो रोहित की ओर देखकर धीरे से पूछा, कहीं मैं आपका कोई प्लान तो नहीं खराब कर रहा। सनी की इस बात पर रोहित बिना कुछ रिएक्ट किए सोफे पर बैठ गया। रोहित समझ नहीं पा रहा था आज अचानक क्यों इतने बिन बुलाए मेहमान उसके घर में एक के बाद एक आने लगे थे, और जिस मेहमान को बुलाया गया था वो तो अब तक पहुंची ही नहीं थी। जैसे ही डॉक्टर शालिनी किचन के अंदर एंटर हुई, फिर से मारवाड़ हाउस की डोरबेल बजने लगी। इस बार रोहित ने वहीं रुकने का इशारा किया। तभी किचन से बाहर निकलते हुए डॉक्टर शालिनी ने रोहित और सनी से कहा, आप लोग रुकिए, मैं देखती हूँ कौन है दरवाजे पर। शालिनी की इस हरकत पर रोहित, मारवा और सनी दोनों एक दूसरे को देखने लगे जैसे दोनों को अभी अभी 440 वोल्ट का झटका लगा था। जैसे ही डॉक्टर शालिनी ने दरवाजा खोला, सामने खड़ी अनिका को पार्टी ड्रेस में सजी हुई देखकर शालिनी की आंखें चौड़ी हो गई। शालिनी शायद अनिका से यह कहना चाहती थी कि आज वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर अपने एक्सप्रेशन और अपनी मन की बातों को कंट्रोल करते हुए शालिनी ने अनिका से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह कहते हुए शालिनी दरवाजे के बाहर आकर अनिका के पास खड़ी हो गई और पीछे से उसने दरवाजा थोड़ा सा बाहर की तरफ मोड़ लिया, जिससे रोहित बाहर खड़ी अनिका को ना देख सके। अनिका ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए डॉक्टर शालिनी से कहा, क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? अनिका की इस बात पर तुरंत डॉक्टर शालिनी ने जवाब देते हुए कहा, देखो, मारवा खानदान और मल्होत्रा खानदान में बहुत फर्क है। क्या तुम स्टेटस की मान मर्यादाओं को भूल चुकी हो पूरी तरह से? बिन बुलाए इस तरह पार्टी में आने का क्या मतलब है, जानती हो? खैर, आई थिंक तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ बड़ा आदमी देखा नहीं कि पाँव फिसलना शुरू। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, मगर हाँ, तुम्हें यह जानकर बहुत दुख होगा कि अभी अभी मिस्टर रोहित मारवा ने कहा है कि इस पार्टी में कोई लड़कियां शामिल नहीं हो सकती, इसलिए तुम जा सकती हो। यह कहने के बाद डॉक्टर शालिनी बंगले के अंदर जाकर अनिका के मुंह पर मेन गेट बंद कर दिया और अंदर सोफा के पास खड़े रोहित ने शालिनी को इस तरह दरवाजा बंद करते हुए जब देखा तो वह हैरान रह गया। रोहित ने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर शालिनी से पूछा, डॉक्टर शालिनी, कौन आया था? डॉक्टर शालिनी ने अपने बाल बनाते हुए रोहित को एक बड़ी सी स्माइल देकर कहा, सिक्योरिटी गार्ड की टीम आई थी आपको बर्थडे विश करने के लिए। मैंने उनसे कह दिया कि अंदर आकर तुम्हें विश कर दे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस वक्त वह आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। मस्ट से आपका स्टाफ काफी स्मार्ट है, वह समझते हैं कि कब अपने बॉस को अकेला छोड़ देना है और कब उन्हें सिक्योरिटी देनी है। आई लाइक डैट। यह कहते हुए डॉक्टर शालिनी धीरे से रोहित के पास आने लगी। डॉक्टर शालिनी की यह बात सुनकर रोहित को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड तो सुबह ही रोहित को फूल देकर उसे बर्थडे विश कर चुके थे। फिर इस वक्त वापस आकर विश करने का क्या मतलब हो सकता था? और इन सब के बीच में रोहित को यह नहीं समझ आ रहा था कि आखिर अनिका अब तक पहुंची क्यों नहीं थी। रोहित को अब ऐसा लगने लगा था कि शायद अनिका उसके बर्थडे पर आना ही नहीं चाहती थी, मगर कल जब रोहित ने
उसे घर आने का इनविटेशन दिया था, तब शायद उसकी बात रखने के लिए अनिका ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी होगी। रोहित बेसब्री से दरवाजे की ओर देखने लगा। रोहित की आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रोहित अपनी आंखों के पावर से ही दरवाजे को खोलना चाहता था और देखना चाहता था कि दरवाजे के उस पर खड़ी अनिका है या नहीं। ऐसे ख्याल आते ही रोहित अचानक इरिटेट होने लगा था। रोहित को बार बार यह लग रहा था कि जब उसने आज की अपनी पार्टी सेलिब्रेशन को इतनी अच्छी तरह प्लान किया था, तो बार बार अनचाहे लोग उस पार्टी में आकर उसका मूड खराब क्यों करने लगे थे। और आखिर अनिका अब तक आई क्यों नहीं थी। सनी जो रोहित के सामने सोफा पर बैठकर अपनी गेम खेलने में लगा था, वह रोहित को देखकर अचानक ही पूछने लगा, क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम्हें किसी खास के आने का इंतजार है? रोहित ने अपने कंधे हवा में उछालकर सनी से कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने किसी को नहीं बुलाया। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी का वेट कर रहा हूँ? यह सुनते ही शालिनी मुस्कुराकर फिर से किचन की ओर चली गई। रोहित के चेहरे से यह साफ पता चल रहा था कि वह मन ही मन कुछ सोच रहा है और जो वह अपनी जुबान से बोल रहा है वह सच नहीं है। अनिका के बारे में सोचते हुए रोहित सनी से दूर एक कोने में रखे पियानो के पास जाकर बैठ गया। पियानो के की पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए रोहित सोचने लगा, जब मैंने सामने से अनिका को इतना अच्छा मौका दिया था मेरे पास आने का, तो वह इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठा रही है? अगर सचमुच अनिका मुझसे प्यार करती है और मेरे करीब आना चाहती है तो उसे इस मौके को दोनों हाथों से उठा लेना चाहिए था। और अगर अनिका मेरे पास नहीं आना चाहती है तो यह मुझे क्यों हो रहा है? मैं क्यों उसका इतना बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ और शायद उसके ना आने से मुझे अब बुरा भी लग रहा है। यह मेरे साथ क्या हो रहा है? अभी रोहित यह सब कुछ सोच ही रहा था कि आर्यन अपने कमरे से दौड़ते हुए बाहर आया और रोहित के पियानो पर अपने दोनों हाथ रखते हुए बड़े ही गुस्से के साथ रोहित से कहने लगा, मैंने सुना है कि आपने मॉम को अंदर आने से मना कर दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह कहते हुए आर्यन ने अपना एक हाथ जोर से पियानो पर दे मारा। आर्यन की बातें सुनकर रोहित बिल्कुल हैरान रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आर्यन ऐसी बातें क्यों कर रहा था। क्या यह आर्यन का मेंटल फेस था जिसमें उसे बार बार अनिका में उसे उसकी माँ नजर आती थी? और अगर ऐसा था भी तो इस वक्त वो अनिका यहाँ मौजूद भी नहीं थी, फिर उसे अंदर आने से मना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और इस वक्त तो रोहित खुद चाहता था कि किसी तरह अनिका उसके सामने आ जाए। जब रोहित को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है तो थोड़ी देर सोचने के बाद रोहित अचानक ही मेन डोर की ओर तेजी से चलने लगा। जैसे ही रोहित ने मेन डोर को खोला तो वो यह देखकर चौंक गया कि सामने अनिका खड़ी थी। अनिका को इस तरह देखकर रोहित हैरान रह गया था। मुस्कुराती हुई अनिका रोहित से कहा, आई एम सॉरी, मैंने सुना कि आज की पार्टी में आप लड़कियों को नहीं आने देना चाहते। रोहित जो अभी कुछ ही सेकंड पहले बिल्कुल निराश और हताश था, अनिका को देखते ही उसके चेहरे पर जैसे एक चमक लौट आई थी। रोहित बड़ी मुश्किल से अपनी धड़कनों को तेज होते हुए संभाल रहा था। रोहित का चेहरा एक्साइटमेंट से लाल हो गया था और द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा तेज सांसें लेते हुए अनिका से कहने लगा, यस ऑफ कोर्स, आज मैं किसी और फीमेल गेस्ट को एंटरटेन नहीं कर सकता क्योंकि आज मेरे घर पर एक बहुत ही स्पेशल छोटी सी फीमेल गेस्ट उसकी मॉम के साथ आने वाली हैं। रोहित ने प्यार से मुस्कुराते हुए अनिका के बगल में खड़े बच्चे की ओर देखा। बच्चे को देखते ही रोहित की नजरें जैसे एक पल के लिए बच्चे पर जम गई। रिया ने अपने चेहरे पर लाल कलर की पेंट की थी जिसमें पिंक और येलो कलर के बोल बनाए गए थे। अपनी नाक को हरा पेंट किया था और सर पर एक लंबी सी टोपी पहनी थी। अपनी आंखें टेढ़ी करके जैसे ही रिया ने रोहित की ओर देखा, रोहित की हंसी छूट गई। रिया बिल्कुल सर्कस के किसी क्लाउन की तरह लग रही थी। उसने अपनी आंखों के आसपास काला रंग लगाया था और अपने होठों की लिपस्टिक अपने गालों तक भी शेप बनाए हुए प्रेस की थी। रिया का असली चेहरा इस रंग बिरंगी आकारों में पूरी तरह से छुप गया था, मगर नन्ही सी रिया इस गेटअप में बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर किसी भी इंसान को रिया से एक पल में ही प्यार हो जाता। नन्ही सी रिया ने पीछे खड़ी डॉक्टर शालिनी की ओर इशारा करते हुए रोहित से कहा, वह बड़ी आंटी हमें अंदर नहीं आने दे रही थी। रोहित हैरान होकर शालिनी की ओर देखने लगा। शालिनी को इस बात का एहसास नहीं था कि उसने अभी थोड़ी देर पहले जिस अनिका को घर से बाहर जाने को कहा था वह नन्हे आर्यन के साथ कांटेक्ट में थी। अपने झूठ पर से पर्दा उठते हुए देखकर डॉक्टर शालिनी को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी।
मगर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को होल्ड करते हुए अपनी उसी अकड़ और एरोगेंस के साथ डॉक्टर शालिनी ने कहा, मिस्टर मारवा, मैंने जानबूझकर आपसे झूठ नहीं कहा था। जब मैं यहाँ अंदर आई तब मैंने सुना कि आप लोग आज लड़कियों को पार्टी में शामिल नहीं करना चाहते। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपकी परेशानी और नहीं बढ़ानी चाहिए और इसीलिए मैंने यह बहाना बनाया कि आपका सिक्योरिटी स्टाफ आपको विश करने आया था। शालिनी ने अनिका की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वह क्या है ना, मिस्टर मारवा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई लड़की बिना उनकी परमिशन के इस तरह उनके घर आए और इसीलिए आपकी इज्जत और मान मर्यादा की फिक्र करते हुए मैंने आपको यहाँ से जाने को कहा, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि इस वक्त अगर मिस्टर मारवा ने आपको यहाँ देख लिया तो शायद हो सकता है कि वह गुस्से में आकर आपकी इंसल्ट कर देते। मगर मैं गलत थी। मुझे लगता है कि मिस्टर मारवा ने ही आपको यहाँ आने का इनविटेशन दिया था। चलिए, अब जब सब कुछ क्लियर हो गया है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रही हम तीनों के बीच में। डॉक्टर शालिनी के इस तरह के एक्सप्लेनेशन पर अनिका ने बस अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर एक गहरी सांस छोड़ी। अनिका जानती थी कि इस वक्त डॉक्टर शालिनी बिल्कुल झूठ बोल रही थी। डॉक्टर शालिनी कहीं न कहीं यह नहीं चाहती थी कि रोहित और अनिका मिले। मगर इस तरह का एक्सप्लेनेशन सुनकर अनिका ने डॉक्टर शालिनी की ओर देखकर सिर्फ इतना कहा, थैंक यू, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। अनिका की बात का जवाब देते हुए डॉक्टर शालिनी ने अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से दबाते हुए अनिका से कहा, कोई बात नहीं, एक औरत होने के नाते यह तो मेरा फर्ज था। और आखिर तुम थैंक यू क्यों कह रही हो? गलती तो मुझसे हुई थी। चलो, एक बात बहुत अच्छी हुई कि इस गलती की वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हुई थी वह क्लियर हो गई। अनिका डॉक्टर शालिनी की इस बात पर एक करारा जवाब देना चाहती थी, तभी डॉक्टर शालिनी के कानों पर एक आवाज पड़ी, बहाने बनाने में आप सचमुच एक मास्टर हैं डॉक्टर शालिनी। मगर सच तो यह है कि आप दूसरी लड़कियों को मिस्टर मारवा से दूर करके खुद उनके पास आना चाहती हैं। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि आप मिस्टर मारवा को पसंद करती हैं। यह सुनते ही डॉक्टर शालिनी के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया और वह हड़बड़ाती हुई आवाज में कहने लगी, नहीं नहीं, वह तो मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह क्या कह रहे हैं? जो आवाज अभी अभी अनिका के कानों पर पड़ी थी, अनिका को ऐसा लगा जैसे यह आवाज अनिका ने पहले भी कभी सुनी थी। जैसे ही अनिका ने पीछे मुड़कर देखा, वह देखकर हैरान हो गई कि डॉक्टर शालिनी को अभी अभी जिसने मुंह तोड़ जवाब दिया था वह रोहित का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल था। अब्दुल वही सिक्योरिटी गार्ड था जिससे अनिका मनाली में मिली थी।